फॉर्मूलाज देखे थे, वो आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना जिसका नाम है वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी पढ़ना है। और हम उसके बाद में ये सारे वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमने देखना थे। राइट, बैकग्राउंड चेंज कर। अब देखना यहां पे जो लिखा है हमारे पास को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको भी करेंगे फटाफट। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 34। देन ये 18, 19, 28, 36, 48, 49 ये हमारे स्टार क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ेंगे फटाक से, देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे। कल हमने बेसिक डेवलप किया था। अब बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पेज नंबर है भैया? कौन सा पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? आज हम लोग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चार्ट, मतलब लेक्चर नंबर 2 पर 12, 13, 39, 34, 18, 19, 28, 36, 48 एंड 49। ठीक है, यस, क्लास का टाइम वही है बेटा कोमल। ओके, कुछ दिखा आपको पेज नंबर 12, 13 कुछ दिखा कहीं पे? मिला? कौन से पेज? 13 कहाँ पे है? पेज नंबर दे दो मुझे। 84। ओके, पेज नंबर 84 पे आ जाइए। 84, ओके, ये वाला। तो दोस्तों यहां पे लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते पहले। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज अ रिस्क फ्री रेट, यानी कि आरएफ कितना है? तो ये आरएफ हो गया अपना 10%। एवरीबॉडी, एंड द फर्म्स क्या लिखा है यहां पे? बीटा जिसमें हम लोग लगा रहे हैं उसका बीटा है 1.75 एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि इसका आरएम जो है वो है 15% का। अगर मैं इसको फॉर्मूले में घुसेड़ दूं तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट? आरएफ प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर आरएम माइनस आरएफ। आरएफ कितना है? आरएफ है 10%, तो ये 10% आ गया। बीटा 1.75 है, मार्केट से रिटर्न आ रहा है 15 और रिस्क फ्री का है 10%। यानी अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आंसर आएगा 18.75। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? बट इट इज अबाउट, ये क्वेश्चन का नाम है, कौन सा अप्रोच है वैसे? इसको आप रियलाइज्ड बोलते हैं या CAPM बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? CAPM अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 30, 18, 19 भी देख सकते हैं आप। 18, 19, ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, पहले देख लो। पेज नंबर हूं 94। ओके, यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आपको रिटेन्ड अर्निंग यानी कि आपको KR निकालना है। KR, और KR मतलब के ही होता है। KR मतलब के ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको यह करना है कि आपको के ही निकालना है। अगर आप के ही निकालो तो KR तक तो पहुंच ही जाएंगे, राइट एवरीवन? है ना? तो यहां पे क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। D0 कितना है? 4.19। P0 कितना है? 50। ग्रोथ कितना है? 5%। फॉर्मूला बोलो जल्दी से। D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 कितना है मालूम नहीं, D0 मालूम है। 4.19 को 5% को ऐड करो, चलो। 4.19 प्लस 5% कितना आएगा आंसर? 4.39। और P0 कितना है? 50 प्लस कितना करेंगे? 5%। तो आंसर कितना आएगा? बोलो आंसर कितना आएगा? 13.79। दिस इज द आंसर। तो ऐड किया ना, वही तो 4.39 हुआ। अलग से क्या? अरे 4.19 है ना, उसमें 5% ऐड किया ना।
क्या हो गया तुझे? हाँ, तो अपने ख्यालों में, राइट। चलो कोई बात नहीं, आगे ख्यालों से बाहर आएंगे, आगे जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आ रहा है पहला क्वेश्चन ऑन वैक, पेज नंबर 95। आर यू रेडी नाउ? कम ऑन एवरीबॉडी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट गाइस, कम ऑन। देखते हैं आपके इसमें द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी 16.30, इनकम टैक्स रेट लिखा है 30%, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैक। अब मैं आपको थोड़ा सा वैक के बारे में एक चीज समझाना चाहता हूं। वैक का मतलब ऐसे, वैक दो टाइप के होते हैं, एक होता है एज पर बुक वैल्यू, एक होता है एज पर मार्केट वैल्यू, राइट। एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है एज पर मार्केट वैल्यू। वैक यानी कि आपको वेटेड एवरेज करना है, एवरेज नहीं करना है, वेट के साथ, इसलिए वेट आपको निकालना पड़ता है, वेटेड एवरेज। तो बुक वैल्यू में क्या होता है, ऐसे होता है, देखो, ईयर, ईयर के अंदर हम क्या कहते हैं, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक। इधर भी आता है सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक। समझ आया? अरे बोलो। अब क्या होता है बताएं, ये जो सोर्स होता है, सोर्स कुड बी इक्विटी, डेट, और क्या होगा, प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है। इधर भी आता है इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस। पर याद रखना, जब मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, यहां पे अगर मैं यहां पे डेट लेता हूं, यहां पे प्रेफरेंस लेता हूं, यहां पे इक्विटी, यहां पे मैं रिजर्व भी लेता हूं, पर यहां पे मैं रिजर्व नहीं ले सकता। यहां पे रिजर्व, बिकॉज मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू में रिजर्व्स आते हैं, मार्केट वैल्यू में नहीं आते। दूसरी बात, बुक वैल्यू में हमेशा जो अमाउंट होता है वो हमेशा बुक वैल्यू पे आता है। यहां पे जो आप लिखोगे ना, ये हमेशा बुक वैल्यू होगी, पर यहां पे जो अमाउंट आएगी ये हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से आती है। समझ आया? यहां पे हमेशा अमाउंट, अब नाम में लिखा मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू लेके, सपोज कोई शेयर मैंने 10 रुपए में लिया था और आज 100 रुपए हो गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा 10 रुपया, यहां पे लिखूंगा 100 रुपया। समझ आया? कोई शक, सवाल? दोस्तों वैसे ही डेट और प्रेफरेंस का भी मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है। डेट और प्रेफरेंस का भी मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए वो चीजें यहां पे अलग आ सकती है और यहां पे वो अलग आ सकती है। पर अगर मैं, अब ये आपने तो समझ लिया, सुनो जरा, यहां पे अगर मैं रिजर्व के बारे में लिखता हूं, आपने सवाल पूछना चाहिए यहां पे क्यों नहीं लेता हूं, मार्केट वैल्यू में रिजर्व क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब मैं मार्केट वैल्यू लेता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 10 लिया और यहां पे 100 लिया, इसका अर्थ क्या है मालूम है? जब ये मार्केट वैल्यू 100 रुपए जब लिख रहा हूं ना, तो मार्केट वैल्यू ने इसके रिजर्व्स के अमाउंट को कंसिडर करते हुए ही उसका प्राइस बढ़ाया हुआ है। मतलब ये रिजर्व का इंपैक्ट ऑलरेडी इक्विटी के वैल्यू में एड ऑन हो चुका है। यहां पे हमने केवल इक्विटी का एक्चुअल वैल्यू लिखा है और रिजर्व का अलग से लिखा हुआ। यहां पे जब आप मार्केट वैल्यू, बिकॉज मार्केट हमेशा कंपनी की रिजर्व्स को देखते हुए उसकी मार्केट की वैल्यू लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अगर मैं इक्विटी का मार्केट वैल्यू भी लिखूंगा और रिजर्व भी अलग से लिखूंगा तो यह डबल वैल्यूएशन काउंट हो जाएगा, इट विल बी डुप्लीकेशन। बिकॉज मैं रिजर्व करते समय भी वो सोच चुका हो, तो ऐसा मैं डबल नहीं कर सकता। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो फिर आप क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई। मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे कि जब भी हम लोग कभी भी कोई कंपनी का वैक निकालते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत सारे सोर्सेस से फंड्स लेती है, तो कंपनी ये नहीं बोलेगी हमारा डेट इतने का है, हमारा इक्विटी इतने का, प्रेफरेंस। इन जनरल पूछेंगे कि सबका मिला के कंपनी को क्या कॉस्ट गिरता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये इन जनरल हमें समझना चाहिए। आई रिपीट अगेन, क्या बोला मैंने? कंपनी अगर बहुत सारे सोर्सेस से फंड ले रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते इक्विटी का मुझे इतना देना पड़ता है, डेट का मैं इतना देता हूं। अरे ये सब छपरीपन छोड़ो, आप एक बताओ कि सबका मिला के क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वो आ रहा है यहां, समझा आपको? इधर देखो, अभी यहां पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इसको मैं बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ रहा हूं, इसको मैं बुक। इधर देखो 5 कॉलम हमेशा याद रखे, सोर्स, वेट, रेट, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक, सोर्स, अमाउंट, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, सोर्स, अमाउंट, वेट, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक।
ओके, सोर्स क्या है हमारे पास? इक्विटी, तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस, डेट 15%, डेट 10%, तो यहां पे लिख दिया मैंने डेट डेट। ओके, अमाउंट मैंने ऊपर से कॉपी किया, देखो 65 65 12 12 20 20 8 8, ये सब आ गए यहां पे। अब बात करेंगे उनके वेट की। कैसे करेंगे वेट? दोस्तों टोटल अमाउंट को ऐड करें। हाँ, अब आगे बोलो क्या करेंगे? कैलसी लो भैया। बोलो भैया क्या हो रहा है? बोलो अभी क्या है अपना टोटल? क्या 65 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 8, पूरा कितना है? 105। तो 65 डिवाइड बाय 105 परसेंटेज में आ रहा है 61.9%, बराबर है। उसके बाद में 12 lakhs डिवाइडेड बाय 105, आंसर कितना आएगा? 11.42%। लाइक दिस आपको 100% मिलेगा। फिर आप क्या करोगे? इनका जो रेट है वो रेट आपको ऊपर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये 12% विल रिमेन 12%, तो 12 को मैंने 12 ही लिखा है। सर ये 15 को आपने 10.5 क्यों लिखा? बिकॉज इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स होता है। तो आप जब 15% दे रहे हो तो आपका 30% टैक्स बच रहा है, यानी एक्चुअल में आपका 15 माइनस 30%। तो 15 माइनस 30% कितना होगा? 10.5%। जब भी मेरा 15% जा रहा तो 15 रुपए डेबिट होएगा, तो 15 रुपए टैक्स से होगा ना। तो 100 रुपए पे टैक्स नहीं भरूंगा मैं, 85 पे टैक्स भरूंगा ना। अगर मेरी इनकम 100 रुपए होती और 15 रुपए में इंटरेस्ट देता तो कितने पे टैक्स भरूंगा? 85 पे दूंगा। तो 15 रुपए इंटरेस्ट की वजह से मेरा 15 रुपए के ऊपर लगने वाला टैक्स से हो गया, यानी 4.5 रुपए मेरे टैक्स से हो गए। तो यानी कि 10.5 रुपए में दे रहा हूं, तो इसलिए यहां पे मैंने 10.5 लिखा है और 10 का साथ लिखूंगा। हो गया, ये लिख दिया मैंने यहां पे। अब क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई 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 करेंगे, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या? तो 61.9 मल्टीप्लाइड बाय 16.3, ये आ गया आपका 10.8%। फिर 12% को मल्टीप्लाई करो 11.42% से, यह आता है आपका 1.3। ऐसे करते 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 आपके चारों के आएंगे और चारों का टोटल जो आपका बैक आ जाएगा। कोई सवाल, कोई डाउट पूछ सकते हैं आप मुझे एनी। कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे? बस कुछ और दिया ही नहीं ना, उसका आरवी वैल्यू दिया है, रिडीमेबल वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। उसका लाइव भी दिया नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। मैं हूं क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर कुछ आ रहा है? अपने क्वेश्चन देखो एक बार, कहीं पे आपको दिख रहा है 39, 34, 18, 19, 28? चलो इधर आओ। 104 पे क्या है? 34 है क्या? चलो इसको देखते क्या लिखा है यहाँ पे। अपन एक ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें बुक वाले और मार्केट वाले दोनों आ गए। ये जुलाई 21 का क्वेश्चन है, मार्क्स 10 से इसके। इसका ईपीएस है, डीपीएस है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ लिखा है, ये सब लिखा है। ओके, कॉस्ट ये सब। अज्यूमिंग दैट द नो रिजर्व, फाइंड पैटर्न ऑफ फाइनेंस एडिशनल रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट ओवरऑल वैक। ओके फाइन, कोई बात नहीं। चलो बोल के बताओ मुझे क्या जरूरत है। यहां पे लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, कितना लिख रहा है? कितना पैसा चाहिए इनको? 30 लाख चाहिए। डेट इक्विटी कितने में चाहिए? 2:1। तो डेट कितना चाहिए इनको? 20। इक्विटी कितना चाहिए? 10। समझ गया? ओके, यहां पे इनके पास में अज्यूमिंग दैट देयर इज नो रिजर्व, ओके, तो इनको डेट से 20 चाहिए और उसमें भी क्या चाहिए? डेट का अलग अलग रेट्स है, इक्विटी का अलग अलग रेट्स है। बताओ हमारे पास में कितना पैसा आएगा डेट से? 20 लाख। इक्विटी से कितना आएगा? 10 लाख, है ना। तो 4 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम, सोर्स, अमाउंट, वेटा, रेटा, वैक, क्योंकि उनको क्या चाहिए?
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो चलो हमने यहाँ पे इसको क्या आ गया, सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक कितना है, इक्विटी 10 लाख का, डेट कितना है 20 लाख का। कोई शक सवाल इसमें नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब एक देखना पड़ेगा हमें, अगर मैं इसका वो निकालता हूं के ई, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, के, बताओ के कैसे निकालेंगे। के ई के लिए D1 कितना है, ये उनका डीपीएस है 6, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी 6%, यानी कि D1 कितना आएगा 6.36 बराबर है। वापस P0 कितना है, करंट मार्केट प्राइस 120 रुपए, और प्लस ग्रोथ कितनी हो रही है 6%, कितना हो रहा टोटल आंसर, बोलो जल्दी। 11 पॉइंट पक्का, तो हमारा के 11.3 है, देखो यहाँ पे 11.3% आके रेट अपना बराबर है 11.3। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो डेट है ना वो डेट अलग अलग टाइप का है। देखो ऐसा डेट है हमारे पास, वो 20 लाख में से हमने कुछ पैसा जो है ना, पहले 5 लाख लेते हैं हम लोग 10% से लेते हैं, 5 से 10 हम लोग 9% से लेते हैं, फिर 10 लाख से ऊपर हम लोग 8% से लेते हैं। इज दैट ओके, इज दैट फाइन गाइस। फिर अब क्या करेंगे बताओ, यहां पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख 10%, और अगले 5 लाख 9%, और बाकी सब 8% से। इज दैट ओके। आप कैसे करेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, आप एक तो काम करो इसको ऐसे से लिख दो, या फिर एक काम करो इसको क्या करो वैसा कर दो। ये 10% तो रेट है पर 30% टैक्स है, यानी 10 का मतलब 7 हो गया। 9 का मतलब कितना होगा, 9 का मतलब 6 पॉइंट कितना हो रहा है, 6.3 हो रहा है, और बाकी का क्या हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा। अगर मैं आपको डेट का कॉस्ट बताऊं तो कैसे बताओगे आप, बताओ मैं आपको करके, इधर देखो। अगर मुझे डेट का कॉस्ट निकालने का है तो मेरे पास डेट की टोटल वैल्यू कितनी है 20 लाख, पर 20 लाख के मेरे पास अलग अलग रेट्स है, तो कैसे रेट्स होंगे देखो 20 लाख, एक है 5 लाख एक 5 लाख, तो 5 लाख मिला मुझे क्या रेट से, बोल रहे भी नहीं, हाँ, और बाद में 5 लाख कितने से मिल रहे हैं 6.3 से, और बाद के 5 लाख नहीं 10 लाख कितने से मिल रहे हैं 5.6%। कितना हो रहा है ये 35,000 हो रहा है क्या, और कितना हो रहा है ये 5 लाख को मल्टीप्लाई करो कितने से 6.3 से, ओके, ये आ रहा है 31.5। सिंपल है भाई। और ये आ रहा है मेरे पास में 56,000 रुपये, बराबर है। अरे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। इतना आपको खर्चा लगा कितने के लिए 35,000, 31,500, देन व्हाट 56,000, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, बराबर है। इतना पैसा आपने कितने पे खर्च किया, तो कितना परसेंटेज हुआ ये, करो जल्दी, इतना टाइम नहीं अपने पास। 6.125 सही है। इसलिए मैंने क्या निकाला के डी, ठीक है 6.125 सही लिखा है 6.125। इधर देख लो 6.125 है क्या, है ना। अब क्या करूंगा मैं, इसका वेट निकाल लिया, इसका वर्ल्ड 1/3 है, इसका वेट 2/3 है, मल्टीप्लाई हो गया 7.849 आ गया, आंसर ओवर। क्या हुआ, आपने क्या किया बताओ, आपने के का कॉस्ट निकाला, केडी का कॉस्ट निकाला, यहां पे रख दिया, आंसर आ गया। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो, पूरा डेट आप तीनों का अलग अलग, डेट 1, डेट 2, डेट 3 लिखो, 5 लाख 5 लाख 10 लाख आप ऐसा भी लिख के काम कर सकते हो। ओके, कोई शक सवाल आपको इसमें, हाँ वैसा वो के ही लगाएगा। अगर आप EPS1 ऐसा लोगे तो ठीक है, हमने DPS का पकड़ा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आपके पास में मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आपके पास में 27 है क्या उस काम का। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो अपन देखेंगे। बस एक पेज नंबर याद रखो, बस कौन सा है ये पेज नंबर 1, इसको हम लोग देखेंगे, पर एक डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। 28 वाला क्वेश्चन हमें देखना है,
ओके, बिफोर द न्यू प्रपोजल एंड आफ्टर द न्यू प्रपोजल, ये क्वेश्चन तो हमें करना ही है। अपने इतने सारे क्वेश्चन जो करेंगे लगभग ऐसा हो जाएगा कि हमें सारे क्वेश्चन की, सारे कंसेप्ट की जानकारी, डोंट वरी, ओके ना। कल्याणम लिमिटेड, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है, एक बार रिप्लाई कर दो जरा, कोई डाउट है तो पूछो मुझे। हम लोग करेंगे कल्याणम लिमिटेड। सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ डाउट है आपको? पूछो मुझे। तानिया बोल रही यस सर, सीटीआई बोल रहा है क्लियर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वंशिका का बोल रही यस सर, क्लियर सर, ओके। कोमल कह रही सर क्लियर सर, यस सर, यस सर, मेरा नाम है 7 AM प्लीज। ऐसा कैसा नाम है भाई तेरा? सागर झा, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं। सिद्धू कह रहा है सर नो डाउट, आप आगे बढ़ते रहो। मीत कह रहा है सर ऑसम। आशा कह रही यस सर, जीरो डाउट। चलो सबको, किसी को भी कोई, आपको कोई डाउट है भैया? कोई डाउट है? मैं चालू करूं? 28 क्वेश्चन आज हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मैं सारे टक पे क्वेश्चन कवर कर लूंगा आज। आपको ऐसा लगा कि सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 and has employed a debt which gives total interest charge of 7,50,000. The firm has an existing cost of equity and cost of debt 16, यानी कि इनका KD दिया हुआ है। The firm has a new proposal before it which requires fund of 75 लाख रुपए इनको और चाहिए and expected to bring additional profit। वो जो 75 लाख नए जो लाएंगे ना, उसकी वजह से उनको 14,25,000 का प्रॉफिट होने वाला है। To finance the proposal, the firm expecting to issue an additional debt। अब ये इतने 75 लाख का फंड लाने के लिए उनके पास में एडिशनल डेट उनको 8% से बाजार में मिल सकता है। पेज नंबर कौन तक क्या था? ये ना 11। ओके, यहां पे लिखा था कि 8% से उनको एंड विल नॉट बी, यानी कि जो नया पैसा आएगा 75 लाख, वो पूरा के पूरा किससे आएगा? डेट से आएगा। और किससे नहीं आएगा? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटल बिफोर न्यू प्रपोजल। अब पहले उनको कितने पैसे चाहिए थे? उनके पास थे 7,50,000 इंटरेस्ट चार्ज था, और द फर्म्स एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 16 and 8%, यानी कि डेट कितने का था? 16%। तो क्या आप मुझे टोटल डेट बता सकते कितनी है? बोलो कैसे? 7.5 लाख इंटरेस्ट है और वो 16% के भाव से है। 7.5 लाख को डिवाइड कर रहा हूं मैं 16% से, कितना आएगा? 8 है क्या? हाँ, 7,50,000 डिवाइड बाय 8%, 93,75,000। पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है ना? अरे EBIT दिया है ना 3450, माइनस इंटरेस्ट कर दो तो कितना बचा? 27 लाख। वो 27 लाख डिवाइड बाय 16% कर दो, 1,68 लाख से। ये हमारे पास में दोनों की संख्या आ गई। दिख रहा है क्या? ये देखो यार, बराबर आई क्या दोनों? कैसा अटका है, कैसा क्वेश्चन है? फिर के लिए इसने डायरेक्ट नहीं दिया, अपने को अमाउंट भी ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, समझा? इक्विटी डेट आ गया ये। अब बोलो वेट कैसे निकाले? अरे टोटल ले ली भैया, 2,62 लाख की वेट तो निकाला, बच्चों का काम है। और ये KD तो दिया। अरे ये 16% दिया, 8% क्यों लिया? ये पहले सर क्वेश्चन में दिया था, उसमें क्या करना? आ गया आंसर। अरे बेटा ये कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है नहीं, पर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ ये KD खुद ही है, तो ऑलरेडी वो टैक्स माइनस होने के बाद का होता है। जब वो लिखते इंटरेस्ट इतना है, इंटरेस्ट 15%, तो उसके अंदर टैक्स माइनस होगा। अगर बैलेंस शीट में लिखा होता 10% डिबेंचर, तो उसके अंदर टैक्स माइनस होगा। पर वो खुद ही लिखेंगे ये खुद ही KD है, तो KD तो टैक्स का इफेक्ट माइनस होने के बाद का ही होता है। हाँ जी। अब चलो आफ्टर में क्या हुआ? आफ्टर में दे
आपकी जो है इक्विटी वैसी रहेंगी, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा 75 लाख लाया वो किससे लाया है? डेट से। तो आपका ये एज इट इज है। कौन सा वाला? अरे कुछ बोलते क्या? ये कितना है? ये तो एज इट इज हो गया। अरे बोलो यारो। और आपका डेट पहले इतना था, आप डेट ये ऐड हो गया, तो आपके दो डेट हो गए। अरे पता है लकीली इसकी संख्या भी उतनी होगी, 1,68,00,000 से मिला उसको, सेम आ रहा है। दोनों डेट को मिला लो, कितना है? दोनों मिलाने में मुझे लग रहा है वो 1,68,75,000 ही हो रहा है, जो कि पहले इक्विटी का, इसलिए 50-50% हो गया। और इसको तो 8% से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि नया डेट भी 8% से ही लिया आपने। पर अपना जो ये है इक्विटी, वो कैसे चेंज हो गया? अरे इक्विटी कैसे चेंज हो गया भैया? क्योंकि नए के साथ में आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ा है। बोलो बच्चों, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखो ऐसा। कैसे? अभी नए के बाद में कितना प्रॉफिट बढ़ा है अपना, और पहले कितना था? तो 34,50,000 प्लस करो कितना? 14,25,000। बराबर बोल रहा हूं मैं? दोनों प्रॉफिट ऐड करो, दोनों इंटरेस्ट माइनस करो। दोनों का इंटरेस्ट कितना है? एक तो इंटरेस्ट 7,50,000 है, और दूसरा इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख माइनस करो, फिर क्या होगा? 35,25,000 बच रहा है। उसको डिवाइड करो कितने से? ये कितना अमाउंट आया टोटल इक्विटी का? 1,68,75,000। परसेंटेज निकल गया वो 20.88। देखो आया 20.88। हो गया आंसर खत्म। कैसा था क्वेश्चन? कैसा? सी आई एम नॉट टेकिंग द रेगुलर क्वेश्चंस। जो आपको 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एक जैसे है, तो आपको मजा बहुत आएगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 39 करना है मैं। नाउ मई 2018 में क्वेश्चन आया था। लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल कैपिटल। 10 लाख चाहिए इनको। कितना चाहिए? 10 लाख। क्या चाहिए? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 10 लाख रुपए। ओके, एंड इट हैज अ प्लान, इट हैज 3 lakhs क्या है? इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। उनके उसमें 3 लाख रुपए ऑलरेडी है, यानी कि उनको चाहिए थे 10 लाख रुपया। अरे 3 लाख चाहिए थे भैया उनको। हाँ, इधर से क्या लिखो? उनको चाहिए डेट इक्विटी 4:6, यानी कि 4 and 6 बराबर है। 4 क्या है और ये क्या है? और पता है इन 6 लाख में से इनके ऑलरेडी 3 लाख रुपए किससे आए हुए हैं? ये रिजर्व से आए हुए हैं। और बाकी 3 लाख कहां से आएंगे? इक्विटी से। समझा क्या मैं क्या बोला? अरे समझा क्या भैया? क्या समझा बताओ? सर इनको 6 लाख चाहिए था ना, तो 6 लाख में से 3 तो ऑलरेडी रिजर्व में है ही, यानी कि मतलब क्वेश्चन का क्या होगा मालूम है? कुछ लोग क्या करेंगे, ए भैया 10 लाख है ना, 3 लाख अपने घर में ही ना, तो 7 को 7 लाख का 4:6 नहीं होगा? 10 लाख चाहिए, 3 लाख घर में ही है, 7 लाख लाना है, 7 को 4:6 में डिवाइड नहीं, ऐसा मतलब नहीं है उसका। 10 लाख का ही 4:6 आएगा, और ये 4 लाख किससे आएंगे? डेट से, और 6 लाख में से 3 लाख तो रिजर्व से है ही, और 3 लाख इक्विटी से, ऐसा उसका मतलब है। तो ये सब आ गया, ईपीएस आ गया, डिविडेंड पे आउट। ओह नो गाइस, क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, वैक निकालना है। बताओ बच्चों, वैक कैसे निकालेंगे? वैक निकालने के लिए आपके इसमें 5 कॉलम होना चाहिए। सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक, सोर्स। 3 सोर्स है, एक इक्विटी, एक रिजर्व है ना, इक्विटी रिजर्व। और डेट में भी 2 बचेंगे, डेट 1 डेट 2, बिकॉज पहले वाले डेट का 10% है, दूसरे वाले डेट का 16% है ना। ओके आगे बोलो क्या करेंगे यहां पे? ये हो गया डेट, ये हो गया इक्विटी। हो गया। इसका आएगा इतना, इसका आएगा इतना, इसका आएगा इतना। हो गया। चलो आगे बोलो। एवरीबॉडी वेलकम बैक। दोस्तों ये 4 लाख में से आपको 1,80,000 मिलेगा 10% से, और बाकी मिलेगा 16%। ऐसा कहां लिखा है? अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है, ऐसा कहां कर रहे हो आप? तो सर अगर मान लो डेट का पता है हमको 10%, तो 10% है, तो 10% में से टैक्स माइनस होगा। हाँ,
टैक्स 50%, तो 10 बन जाएगा 5%, 16 बन जाएगा 8%, तो वो तो मिल गया। आप बताएंगे रिजर्व की वैल्यूएशन। तो ईपीएस दिया है, डीपीएस डी कितना दिया है भैया 2, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है 10, यानी कि D1 के 2.2, मार्केट क्या 44 प्लस कितना करूं मैं 10%, कितना आएगा आंसर, कितना है 15%। ये हमारा क्या है के ई, और के ई इज इक्वल टू के आर, हो गया। आ गया क्या, देखो 3 लाख ये आ गया। ये तो वेट निकालना आसान है, कैलसी वाला काम है। 15 5 8, ये 5 कैसे हो गया, 10 का 50 का टैक्स गया और इसका है, अरे आ गया आंसर। ओके गाइस, आर यू रेडी? समझ में आया क्या कुछ? अरे समझेगा भैया। ओके नाउ नेक्स्ट वन, कम ऑन, करेंगे 21 पूजा तो जैसा नहीं कोई दूजा। दोस्तों मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। सर एग्जाम डिले होने के क्या चांसेस लगते हैं? क्या आपको क्या लगता है भाई, इसका क्या जवाब दूं? एग्जाम कब है? 3 मई से, और इलेक्शन कब है? तो लेट ही होगा ना फिर एग्जाम तो। क्यों? आईसीआई की वजह से सेंट्रल इलेक्शन लेट हो जाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू प्ले अराउंड। पता है इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बुक वैल्यू से भी करना है और मार्केट वैल्यू से भी करना है, दोनों तरीके से करना। पहली बार ऐसा संजोग आ रहा है जिसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों से भी करना है। क्वेश्चन एक ही है, आंसर 2 आएंगे, है ना? आप बताओ ना बच्चों, वो 5 पॉइंट्स कौन से? सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, बैक, ऐसा 2 बार करना पड़ेगा। ये देखो, ये करेंगे बुक वैल्यू से, ये करेंगे बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू, राइट एवरीवन? चलो क्या करेंगे, सोर्स कितना बताओ? सोर्स में सब नाम दो, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, डिबेंचर, टर्म लोन। बुक वैल्यू में तो सब आएगा, पर जब आप मार्केट वैल्यू बोलोगे इन 5 में से एक चीज नहीं आएगी, रिटेन अर्निंग, ऑलराइट? तो पहले बुक वैल्यू कर लेते हैं। बुक वैल्यू में सारे रेट एज इट इज, 15, 1, 20, 10, 12.5, इन सबको एज इट इज यहां पे लिख दो ना। हो गया, लिख दिया? सर कुछ भी बदलाव नहीं बेटा, बुक वैल्यू क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया है, इनके वेट निकालना तो बच्चों का काम है, वो भी निकालेंगे आप। आप रेट देखेंगे, रेट कैसे निकालते हैं, रेट। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, रेट कैसे निकालेंगे? चलो सबसे पहले टर्म लोन का रेट बताओ, 15% में से माइनस टैक्स करो 40%, कितना होगा ये? 9% हो जाएगा। ये कितना है, 15.5% है क्या 13.5 है? डिबेंचर कितना है? 13.5 माइनस क्या करेंगे, माइनस 40%, कितना आएगा ये? रिटेन अर्निंग तो उधर से निकालेगा। प्रेफरेंस कितना आएगा भैया? वो 11 विल रिमेन 11 नहीं, हाँ। आपको केपी निकालना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे रिडीमेबल है। देखो यहाँ पे लिखा है रिडीमेबल, लाइफ कितनी 10 साल है, करंटली सेलिंग प्राइस कितना 75 है, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6 years और सेलिंग एट क्या लिखा है, हे रिडीमेबल 10 years का। अच्छा ये यहां तक ये सीमित है, ये डिबेंचर आ गया, ओके फाइन, ठीक है। बोलो बच्चों केपी का फॉर्मूला क्या है? पीडी कितना है 11 प्लस आरवी 100, और आज कितना मिला हमारे हाथ में 75। 25 का नुकसान हुआ कितने साल में? 10 साल में। और ये 100 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, बोलो रे आंसर कितना भैया? अरे करो जल्दी यारो, अरे करो यारो, आंसर आ रहा है 15.43 बुक में। सर मैंने सारा बना लिया, वेरी गुड आकृति, 15.43। चलो केडी बताओ, केडी एक्सपेक्टेड, नहीं केडी किधर है? रिडीमेबल आफ्टर 6 years और सेलिंग एट 80, तो यानी क्या आएगा? केडी डिबेंचर कितना भैया
15.5 माइनस 1 माइनस टैक्स प्लस, बोलो क्या आएगा? आरवी कितना है? आरवी 100। हाथ में पैसा कितना आया? 80। 20 किससे डिवाइड करूं मैं इसको? अरे किससे डिवाइड करूं मैं इसको? अरे कितने साल का है ये? और ये आएगा 90। आंसर बोलो कितना आएगा? केडी का आंसर कितना? 12 पॉइंट। देखो आंसर उनका सही है क्या? 12.7। कम ऑन एवरीबॉडी, 12.7% रेडी ना? ओके, अब दोस्तों बात करेंगे के में क्या लिखा है? नेट एक्सपेक्टेड यानी कि अगले साल का, एक्सपेक्टेड यानी कि अगले साल का। सो एक बात मैं कह देना चाहता हूं आपको, बार बार इसको लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे। इसको D1 मानते हैं, इसको D0। एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर, हाँ, अपकमिंग पास्ट ईयर का डिविडेंड पेज है, ऐसा लिखा है करंट ईयर का डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड। सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, एंड ऑफ द करंट ईयर का डिविडेंड यानी कि अगले साल का डिविडेंड, अपकमिंग डिविडेंड, तो उसका मतलब तो D1 होता है। ऐसा लिखा पास्ट ईयर, लास्ट ईयर, हाँ लिखा होगा। पेज देते आ रही है, करंट ईयर, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, ये सारे शब्द D0 के लिए होते हैं। दिमाग में डाल दो इसको। कंप्लीट बुक का डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और इन लेक्चर से समझ सकते हो। आगे पढ़ेंगे एवरीबॉडी। अरे बोलो भैया, समझ आया क्या? मंडे के दिन विल बी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा मे बी कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। अरे कुछ तो बोलो, शुड आई प्रोसीड? चलो लेट्स प्रोसीड। अपना वो बताओ रे भाई, 3.6 तो इसका वो है। सो K इज इक्वल टू D1 3.6, P0 कितना है? मार्केट प्राइस 40 की, और G कितना है? G कितना? 7%। बोलो कितना? 16%। सर आपने सबने क्यों निकाला? अरे बेटा ये जो फॉर्मेट दिया था ना उसमें आ गया ना, 16 आ गया। सर 16 कैसे आ गया? अरे के भी उतना है तो KR भी उतना है। प्रेफरेंस का तो आपने निकाला, डेट आपने निकाला, आंसर आ गया वैक का, वैक हो गया। बताओ मार्केट वैल्यू से कैसे करेंगे? बोलो मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू में आपके सोर्स वाले कॉलम में एक हट जाएगा जिसका नाम देखो इधर, इक्विटी प्रेफरेंस रेट। कौन सा हट गया? रिटर्न। तो रिटर्न हट गया। अब देखते हैं उसकी अमाउंट में चेंजेस होंगे। अब क्या अमाउंट कौन सा लेना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू से। इधर देखो स्क्रीन पे, ये बोल रहा है 10 रुपए का एक है। अब 15 करोड़ है और 10 रुपए का एक, यानी कितने शेयर से? 1.5 करोड़ शेयर से। 1.5 करोड़ शेयर से, और उसका भाव क्या चल रहा है? 40। 10 का 40 हो गया, तो 1.5 करोड़ को अगर 40 से मल्टीप्लाई किया तो 60 करोड़ आता है। तो मैं अमाउंट में लिख दूंगा 7 करोड़। देखो मैंने 60 करोड़ लिख दिया, सही है? 60 आई रोट। नेक्स्ट, अब बोलो प्रेफरेंस पहले कितने का था? 100 का, अब कितने का हो गया? 75। यानी कि 100 70 में तो 1 करोड़ 75 लाख हो जाएंगे, तो 75 लाख लिख दो, ये आ गया 75। डेट के बारे में 100 का 80 हो गया, यानी कि डेट आपका 10 करोड़ का 8 करोड़ हो गया। क्यों नहीं होगा? लोन नहीं है वो, डेट है। डेट फंड है, फंड के रेट चेंज होते हैं। ये लोन लिया नहीं बैंक से, लोन का पैसा चेंज नहीं होता कभी। ये जो टर्म लोन है ना, वो टर्म लोन मार्केट में बिकता नहीं है, इसलिए वो 12.5 का 12.5 ही रहेगा। ये 12.5 का 12.5 परसेंटेज तो आप निकाल ही लोगे, और रेट तो दिए ही। अरे परसेंटेज तो अभी निकाले ना, अरे ये ऊपर से नीचे छापना है बस, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। 16% ये सब अभी ऊपर से नीचे लिखना है, आपका वैग आ जाएगा। ये ऐसा ही हमने अनोखा क्वेश्चन देखा। क्या क्वेश्चन देखा? जिसमें बुक वैल्यू भी देख लिया, मार्केट। आई थिंक आपको दोनों समझ में आए। हाँ, बुक वैल्यू भी और मार्केट।
एक मुझे आपको एक बात कहना है, दुनिया में 3 टाइप के वैक निकालते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग, एक होता है मार्जिनल और एडिशनल, और एक होता है टोटल। तीनों का फर्क है। कंपनी ने देखो यहां पे लिखा है, यहां पे लिख रहा है कंपनी मार्जिनल कॉस्ट 10 करोड़ का और रेज कर रही है अगले साल। तो अब उस केस में क्या होगा? द अमाउंट विल बी रेज्ड इन इक्वल एंड डेट इक्वल प्रोपोर्शन। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटर्न 1.5 करोड़ अर्निंग, एडिशनल इश्यू इक्वल नेट प्राइस, ये इतना हो जाएगा, और डेट, ये सब हो जाएगा। ये सब मुझे बाद में पढ़ना है, पर मुझे पहले पढ़ना है कि 3 टाइप के वैक निकलते हैं। वैक निकलता है एक एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास पैसा है, तो एग्जिस्टिंग पैसा कितना है? तो ये एक तो 58.5 करोड़ का, तो वो ऑलरेडी निकाल लिया। एक होता है जो एडिशनल 10 करोड़ आ रहा है, सिर्फ उस 10 करोड़ का वैक, और एक होता है वो एडिशनल और पुराना दोनों वाला मिला के। तो इसलिए 3 टाइप के, देखो एग्जिस्टिंग 58, ये तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। 10 करोड़ का भी निकल सकता है और टोटल भी निकल सकता है। अब देखना है क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या था। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहले तो आप 58 का निकाल दो, यहां पे निकालता ना जो वेटेड निकालो 58.5 का। अब बोला डिफाइन द WACC weighted marginal cost of capital schedule for the company if it raises 10 crore next year given the following information. क्या define the weighted marginal cost of capital? marginal मतलब क्या? एडिशनल। यानी कि अब की बार हम लोग किसका निकालेंगे? कितने का निकालेंगे? केवल 10 करोड़ का। अगर वो बोलता है टोटल का निकालो, तो मैं 68.5 यानी कि दोनों अमाउंट को लिख के निकालता। पर अभी उसने क्या बोला है? अभी उसका क्या आएगा, उसके अंदर क्या क्या बोल रहा है, कैसे निकाला, 10 करोड़ कहां से लाया उसने, इसलिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वो बोल रहा है इक्विटी और डेट का इक्वल प्रोपोर्शन है। आपको तो 5 करोड़ कहां से लाना है? आपको डेट से। और 5 करोड़ कहां से लाना है? और उस 5 करोड़ में भी बोल रहा है 2.5 करोड़ ऐसे आता है और 2.5 करोड़ वैसे आता है। तो डेट आएगा 2.5, और बाकी क्या आएगा? इक्विटी और रिजर्व। तो वो बोल रहा है रिजर्व में हमारे पैसे 1.5 करोड़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हमारे पास रिजर्व है 1.5 का, इक्विटी है 3.5 का, और डेट 2.5 और 2.5 का है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ, देखो यहां बराबर है। देखिए रिजर्व उनके इसमें, उनको पहले तो 5-5 से ना, उनको दोनों आधा आधा चाहिए। तो उनको डेट, उनको ये जो है ना डेट, ये 5 करोड़ का चाहिए और ये 5 चाहिए। तो इनको तो ऐसा रेट दिया है 2.5 की, दोनों के अलग अलग रेट्स है। रिजर्व ऑलरेडी 1.5 दिया है, ये 3.5 दिया हुआ है। वेट तो आपको समझ ही जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ? वो डेट के सामने किसको लिखेंगे? बात देख लो, डेट का रेट क्या चल रहा है? एक का 15% है और एक का 16% है। टैक्स का रेट 40% है, तो 15 में से 40% गया तो 9%, और 16 में से 40% गया तो कितना आता है? तो ये आ गया, देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करेंगे इक्विटी की। क्या बोला मैंने? इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालेंगे? वो बोल रहा है कि अब जो इक्विटी है ना आपका, ये प्राइस हो जाएगा आपका 32, यानी कि आपका ये हो जाएगा P032। ग्रोथ कितना है? 7% ही रहेगा। और आपका क्या बोल रहा है वो? D1 कितना है? 3.6 ही है ना, तो ये बराबर है क्या? निकालो जरा। 3.6 अपॉन 32, 18.25 आ रहा क्या? आ गया ना 18.25। देखो जरा क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा वो क्या क्या, मैं समझाता हूँ क्या क्या। सुनो जरा, 1 मिनट ध्यान से सुनो। ये एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ये लिखा है नेक्स्ट ईयर, यानी कि पुराने के अंदर एक बार ऐड करना है और फिर और एक बार ऐड करना है। ये पैसे अगले साल रेज कर रहे हैं, तो अगले साल हमारा डिविडेंड कितना है? 3.6 प्लस 7%। ये हो गया अगले साल का D1, अगले साल का D0, और उसके अंदर और 7% मिला तो आपका हो जाएगा। अरे भाई ये कितना है आपका डिविडेंड? कितना है? 3.6 ना, तो 3.6 प्लस कितना था? 7%। तो ये क्या है? 3.8 जो है वो D0 हो गया अब, और उसमें ऐड करना पड़ेगा और एक बार 7%, 4.12, क्योंकि ये जो पैसा 10 करोड़ जो है ना अगले साल इशू कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से D1 क्या आएगा? 4.12।
तो ये 4.12। सर एक बार ऐड करना तो 19.88 आ रहा है, दो बार ऐड, एक बार ऐड करें सर। वो एक ही बार करेंगे, पहले डिवाइड D1 है ना। नहीं नहीं, D1 कितना है पहले वाला? 3.6। अच्छा यही एक्सपेक्टेड है, ओके फाइन। हाँ हाँ, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, 3.6 ऑलरेडी D1 था, तो उसके अंदर एक ही बार ऐड करना है, तो 3.82 है। 3.852 डिवाइड करेंगे उसके मार्केट प्राइस से, कितना मार्केट प्राइस है? डिवाइड बाय 32 हो गया, और ये कुछ तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है प्लस 7, तो 19.03 आ रहा है। तो ये 19.03 आपका इक्विटी आ रहा है। पर इसमें याद रखो दोस्तों, ये ऐसा एक अनोखा क्वेश्चन है जहाँ पे के आर इज नॉट इज इक्वल टू के ई। क्यों मालूम है? बोलो क्यों नहीं? इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ आपको बहुत समझना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है ये जो है ना, यहाँ पे इसको 18.25 क्यों लिखा, बताओगे मुझे? वाई दिस इज कमिंग 18.25 रिजर्व? 18.25 कहाँ से आया? क्या आप मुझे उसका खुलासा दे सकते हो? हाउ कम 18.25 यहाँ पे आ रहा है? 18.25 कहाँ से आया ये? थ्री 3.67%। बोलो। Students, kindly note that if the flotation cost is given, flotation cost दी गया क्वेश्चन में, then K is equal to not KR because net proceeding will be changed for K and KR. इन K फॉर्मूला आपको ऐसा लेना पड़ता है और इसमें ऐसा लेना पड़ता है। कहीं पे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी है क्वेश्चन में, कहीं पे फ्लोटेशन कॉस्ट दी है, फ्लोटेशन कॉस्ट दी है, दी क्या नहीं? हाँ, बोलो जल्दी। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे ऐसा होता है। एक मिनट, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझना पड़ेगा। मुझे बोलना है, बोलूँ क्या मैं? हाँ, अभी आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, ध्यान से सुनना। अगर ये फ्लोटिंग कॉस्ट दिया है और फ्लोटिंग कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2, हाँ, और फेस वैल्यू है 100, ओके, और इसके ऊपर हमें देना है D1 5 रुपये, ठीक है ना, और ग्रोथ है 10%, ठीक है। ये फ्लोटिंग कॉस्ट है, यानी कौन सी कॉस्ट? जो ब्रोकरेज कॉस्ट। और यही क्वेश्चन के दो आंसर बनेंगे। इसका के ई कितना निकलेगा? कितना के निकलेगा इसका? के कितना है? 5 अपॉन कितना करूँ मैं? फेस वैल्यू माइनस कितना आएगा? आपके हाथ में कितना पैसा है? 2, यानी 2 हो जाएगा, और प्लस कितना परसेंटेज आएगा? 10%, यानी कि 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 98 प्लस 10%, यानी कितना आएगा? अक्सर क्या करते हैं अपन, पता है अपन क्या समझते हैं? ये इज इक्वल टू के आर है, फॉर्मूला कहता है के इज इक्वल टू के आर। बट जब फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो सिर्फ एक्चुअल में इशू करते समय लगती है, रिजर्व को लाने के लिए नहीं लगती। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, इस समय अक्सर जैसा होता है के ई इज इक्वल टू के आर, वो सेम ही हो जाता अगर यहां पे फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होता। पर जब फ्लोटिंग कॉस्ट होती है तो दोनों के ई और के आर अलग हो जाते हैं।
आप ऐसे समय पे क्या होगा, 5 तो ठीक है, पर आपको यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा 10%। बोलो कितना आएगा आंसर? क्या समझा आपको, बताओ। ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान सुनना। 99% केसेस में जहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, के ही निकाल लिया तो अपने आप के आर निकल जाता बाय डिफॉल्ट। पर क्वेश्चन में अगर ग्रेट ग्रैंड मस्ती किया, अगर उन्होंने फ्लोटिंग कॉस्ट दिया होगा तो आप ये माइनस जो 2 करते हो ना के ई के लिए, वो -2 नहीं करोगे, किसके लिए, के आर के लिए। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको हाईलाइट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी खतरनाक चीज है, खतरनाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझा? लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है पूछ सकते हैं मुझे, एनी डाउट प्लीज डू आस्क। तो अक्सर क्या होता है, के इज इक्वल टू के आर होता है, पर के इज इक्वल टू के आर कब नहीं होगा, जब वहां पे फ्लोटिंग कॉस्ट होगा। इतना दिमाग में डाल, क्योंकि फ्लोटिंग कॉस्ट वाले जो खर्चे सिर्फ के के लिए, वो के आर थोड़ी ना कोई इशू होता है, उसके लिए थोड़ी ना कोई ब्रोकरेज लगेगा। ये लिख लिया आपने, वही फर्क है। अगर मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन पे लेके जाऊं, तो अगर यहां पे एक क्वेश्चन पे लेके जाओ तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आएगा। ये भी एक 37 का क्वेश्चन है, वो देख लो, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे देख लो क्या लिखा है, सुनो ज्यादा ध्यान से। इधर देखो, अच्छा कंसेप्ट है। कभी आपने ये सुना है व्हाट डू मीन बाय एक्स डिविडेंड? डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता उस पर? एक्स डिविडेंड पे मतलब मिलता नहीं। तो द ऑर्डिनरी शेयर्स आर करंटली प्राइस्ड एट 39 एक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्राइस्ड एट 18 कम डिविडेंड, द डिबेंचर्स आर सेलिंग दिस, ये लिखा है एक्स इंटरेस्ट, द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऐसा लिखा है इतना, कॉस्ट ऑफ, ये देखो बच्चों क्या लिखा है यहां पे, ध्यान से देखना। इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले। डिविडेंड 50 डिक्लेयर्ड बट नॉट येट पेड ऑन फर्स्ट में। 1 मई के दिन 2550 थे, कम प्राइस की बात। सेलर विल नॉट गेट द डिविडेंड, बायर विल गेट द डिविडेंड। यानी कि जब कम प्राइस था, कम प्राइस, तो कम प्राइस में किसको मिलता है? सेलर को नहीं मिलेगा, जो बाय करेगा उसको मिलेगा। कम यानी कि उसको उसके साथ मिलने वाला है। मैं अगर आपको बेचूं रिलायंस आज और कम वाला बोलूं, कम यानी कि आपको मैं शेयर्स भी मिलेंगे और डिविडेंड भी आपको ही मिलेगा, बराबर। 1 मई को मैंने आपको एक्स डिविडेंड बेचा, तो किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा, बायर को नहीं मिलेगा। यानी जब मैं एक्स से बोलता हूं, एक्स यानी कि जो पुरानी वाली, आपकी नहीं, तो मैं अगर आपको एक्स डिविडेंड बेचूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, मुझे डिविडेंड मिलेगा। और कम बोला तो जब आप बाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैक इधर देख लो, आप ध्यान से करेंगे। यहां पे ऑर्डिनरी शेयर, शेयर प्रीमियम, रिटर्न, ये सब लिखा हुआ है, और वो बोलते हैं वैक निकालो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो पहले बताओ मार्केट वैल्यू में क्या नहीं आएगा? रिजर्व्स नहीं आएंगे, पक्का नहीं आएंगे, तो क्या आएगा फिर?
सब आएगा ना, प्रेफरेंस भी आएगा, डिबेंचर भी आएगा, सब आएगा। इक्विटी कितनी है? प्रीमियम जो है ये तो नहीं आएगा, और शेयर प्रीमियम भी नहीं आएगा। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 5 लाख के, पर मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 39x डिविडेंड है ना? The debentures are selling this applicable tax rate इतना 30% and KD cost of equity has been estimated 19%। कोई बात। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1,50,039। इसका मतलब क्या हुआ? 39 क्यों लिया मैंने? अक्सर हमेशा एक्स डिविडेंड पे ही हम लोग को करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, यानी कि मतलब जब एक्स करता हूं मैं, जब मैं एक्स डिविडेंड की बात करता हूं तो हमेशा बायर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? तो इसलिए यहाँ पे कंपनी से करंटली प्राइस है 39x डिविडेंड, तो बिल्कुल सही, जैसा चाहिए हमें वैसा ही होता है। हमेशा हमें क्या, किसकी तलाश होती है? एक्स की तरह। हमें कहाँ पे पहुंचना? कम बोला तो हमें कहाँ पे पहुंचना पड़ता है? एक्स में आना पड़ता है। तो कितना हुआ आपका? कितना शेयर से? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने से करूँ? 39। तो कितना आंसर आएगा? ये इतना आंसर आएगा, बराबर है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स इज अ प्राइस डेट कितना लिखा है? 18 कम डिविडेंड। प्रेफरेंस कितना है यहाँ पे? 8% लिखा है, और ये 4 लाख लिखा है। 4 लाख अमाउंट लिखी है, और फेस वैल्यू कितनी है? 25 की। तो ये क्या हुआ? ये बुक वैल्यू चल रहा है ना? और मार्केट वैल्यू कितना है इसका? 18 है, 18। फेस वैल्यू कितनी थी? और इसका कम कम डिविडेंड कितना है? आपने किस प्राइस पे चाहिए? हाँ, एक्स पे। अपने को मार्केट वैल्यू निकालना है। क्या किया उन्होंने? फ्रॉम वेयर दे गॉट 2,56,000, 2,50,000। देखो यहाँ पे एक्स डिविडेंड प्राइस इज इक्वल टू 18 माइनस 2। 18 माइनस 2 कहाँ से लाया? 25 का फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड कितना है? अरे भाई 25 के ऊपर 8 तक का, तो कितना होगा? 2। तो कम कितना? आपको कुछ नहीं भी समझाना, एक चीज समझना, आप जब मार्केट वैल्यू का प्राइस लिखोगे वो एक्स पे लाना है, और एक्स इज इक्वल टू कम माइनस डिविडेंड। एक्स इज इक्वल टू कम माइनस डिविडेंड। तो कम की प्राइस कितनी है? 18 है। 18 में से 2% 2 रुपए निकाल दो। 2 रुपए कहां से आए? 25 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो 2 रुपए हो गया। तो कितना आएगा वो? 16। तो 16 को मल्टीप्लाई करो कितने से? अब इनके इसमें 4 लाख शेयर, 4 लाख रुपए डिवाइड बाय 25, यानी इनके इसमें 16,000 शेयर है। 16,000 को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो कितने से? 16 से, तो 2,56,000 आएगा। हमेशा आपको एक्स पे लाना है, ठीक है? तो ये एक्स पे ला लिया हमने, क्योंकि वो कम पे दिया था। कम का प्राइस कितना था? 18। 18 में से 2 रुपए माइनस किए, 16 है। और डिबेंचर कितना दिया है? डिबेंचर तो उतना ही होगा। ये 6 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हो गए? तो 6,000 का मल्टीप्लाई कितना प्राइस है उसका? वो ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है, 120 है, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो, 7,20,000 है। कुछ नहीं समझाना भाई, इतना बात याद रखो। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो इधर देखो मेरे पास। एक बात समझो, आपने साल भर शेयर संभाला है, मैं आपसे अगर बाय करूंगा तो डिविडेंड का हकदार आप है क्या? मैं? आप हो, बिकॉज आपने संभाला। तो आप जब भी मैं बाय करूंगा, आई विल बी एंटाइटल, नो आई विल नेवर बी एंटाइटल टू गेट क्या? तो इसलिए क्या होता है, आप हमेशा मुझे एक्स बेचोगे। आप सेलर हो, आपने होल्ड किया, तो आपका डिविडेंड आपको ही मिलना चाहिए। तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलना चाहिए मुझे, अगर मैं बायर हूं तो। 20 रुपए का कम वाला वैल्यू यार, 18 रुपए का उसका, 18 रुपए का प्राइस है और 2 रुपए डिविडेंड है। तो जब मैं बाई करूंगा तो मैं तो, मेरे लिए तो 18 है, बिकॉज अगर मैं 20 ले भी लूंगा तो 2 रुपए मुझे मिलना नहीं चाहिए। इतना बात याद रखो। अगर कुछ नहीं चाहिए, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो इतना ये याद रखो कि कम जब लिखाऊंगा तो उसको एक्स पे लाना है। आप जब भी मार्केट वैल्यू का कॉलम लोगे तो इट हैज टू बी एक्स, और एक्स के लिए एक ही काम करना था, कम माइनस डिविडेंड। बाकी कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? आई थिंक इट्स ओवर गाइस। सर इसमें क्या करना पड़ेगा? अब कुछ करना ही नहीं भैया, इसमें इसका वेट तो दिया हुआ है और रेट तो आप निकाल ही लेंगे। इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके फाइन। एक मिनट, बस वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। 48, 41, 41।
ये क्या था अपन क्वेश्चन? ये हमने 33 किया क्या? नहीं किया ना? ये अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के निकाले खास। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33 और पेज नंबर 102। 10% डिबेंचर लिखा है 3 लाख, 12% डिबेंचर लिखा है 2.5 लाख, इक्विटी लिखा है 5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे और आपको निकाला वैक निकालो, वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और मार्केट वैल्यू जब निकालते तो 5 कॉलम आएंगे, सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक। और आप बताओ उसमें 5 कॉलम में कितने सोर्स के पॉइंट कितना? सोर्स में डिबेंचर भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, इक्विटी। तो देखो यहाँ पे आपने लिख दिया डिबेंचर आ गया, प्रेफरेंस आ गया, इक्विटी आ गया, राइट। अब उसकी मार्केट वैल्यू निकालना है, तो मार्केट वैल्यू कितनी है वो देखना पड़ेगा। अभी क्या 3 लाख रुपए के थे और तब क्या था इनका 100 का 110 हो गया, यानी 3 लाख का 3,30,000 हो गया, तो ये 3,30,000 हो गया। उसके बाद में ये 2.5 लाख है, तो यहां पे 100 रुपए की चीज 108 रुपए हो गई, यानी 2.5 लाख में 8% बढ़ा दो, 2,70,000 हो गया। और ये था 10 रुपए का, ये कितने का हो गया 25, ये 2.5 गुना बढ़ गया, तो 5 लाख का 2.5 गुना यानी 12.5 लाख हो गया, ये हो गया 12.5 लाख। इसकी टोटल आ गई इतनी और ये परसेंटेज भी आ गए, ठीक है ना। अब उसका क्या निकालना है? अरे बोलो क्या निकालना है? उसका केडी के निकालना है। तो केडी कैसे निकालेंगे बताओ? केडी है इसका फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपया, द मार्केट प्राइस कितनी है 110 रुपए, तो कैसे निकालेंगे बताओ? आरबी कितना है और कितना है? डिबेंचर कितना का कितना 10% है क्या? कौन सा पेज है यार? हाँ ये 10% है ना, तो 10 यानी कि इंटरेस्ट कितना है 10, ब्रैकेट में क्या करूँ प्लस क्या आएगा आरबी, आरबी कितना है माइनस क्या करूँ डिवाइड क्या करूँ, लाइफ कितना 10 साल का ना, और 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, और द मार्केट प्राइस पर शेयर इज, आरबी कितना है? आरबी तो 100 है राइट, आरबी कितना है 100 है। हमें फ्यूचर में कितना देना है उसको? रिडीमेबल एट पार लिखा है ना, यानी कि आपको फ्यूचर में 100 रुपए देना है। आज अपने हाथ में कितने पैसा है 110 आया है ना, और माइनस कितने करेंगे 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट, हाथ में कितने पैसा है 110 माइनस 2 आए, अरे मार्केट प्राइस है ना 110, ये कितना आएगा मार्केट प्राइस कितना है? हाँ सुनो ध्यान से एक बार देखते हैं। आपने जब इशू किया था वो इशू क्या था
100 रुपए में, और रिडीम भी करना है कितने में, पर सिर्फ मार्केट प्राइस उसकी इतनी है। तो मार्केट प्राइस उसको क्या करेंगे, ये तो मार्केट प्राइस के लिए लिख देंगे। तो अपना आरवी कितना है, जो मैंने इसके पहले बोला था वो गलत बोल रहा था, तो ये कितना हुआ 100, यानी आपका रिडीमेबल वैल्यू 100 है। और आज आपके हाथ में कितने पैसे आएगा, 100 माइनस 2 आए तो 98, बताओ, ठीक है, ये सब हो गया। तो इसका आंसर है 7.21। अब यहां पे बता दो कितने पैसे है। प्रेफरेंसेस 100 पर प्रेफरेंसेस रिडीमेबल एट कितना, 3% प्रोटेक्शन कॉस्ट। बताओ आपके इसमें 100 रुपए की चीज कितने में, आपने 97 रुपीज आपके, तो आपका एनपी 97 आएगा, और आपका रिडीम जब करोगे तो कितने पे रिडीम होगा, 100 पे रिडीम होगा, बराबर है। और ये मार्केट प्राइस क्यों दिया होता था, कि वो मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है उसके लिए आता है, ठीक है ना। तो आप बताओ इसका कितना आएगा केपी। सो केपी आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये 12 करना पड़ेगा, 12। हाँ, आरबी कितना है, आज हाथ में कितना है, डिवाइड बाय कितना करूं, और होल अपॉन कितना करूं। आंसर जो भी आएगा ये आ गया आपका केपी, इज इट ओके। ये आ गया 12.48, ये आ गया इतना, और ये सब डेटा हमने यहां पे भर दिया। केई बताओ कैसे आएगा केई। 4 आपका इक्विटी शेयर्स हैज अ 4 फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस तो 25 तो आएगा नीचे P0। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना, 2, तो आंसर कैसा आएगा 2/25 माइनस 4 बराबर है, प्लस कितना आएगा, बस ये जो भी आंसर आएगा हो गया। बस ये डालना है उसमें, आ गया आपका आंसर। कहाँ इक्विटी में, हाँ 25 माइनस 4 लिया ना, शेयर मार्केट में जब हम लोग कभी भी कोई इक्विटी इशू करते हैं तो वो कभी भी फेस वैल्यू पे थोड़ी ना करते। उसमें याद रखना मैं जो कह रहा हूं, आप सभी लोग याद रखना, एक बहुत भारी बात बता रहा हूं। जब आप नेट प्रोसीडिंग करते हो तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है मार्केट प्राइस क्या ले, मतलब एनपी क्या ले। अगर वो चीज 100 की 110 रुपए में बिक रही है और उतने पैसे उनको रियलाइज हुए, तो आपने, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं तो आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा काम का बोल रहा हूं। अगर मान लो इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए और कंपनी उसके रियलाइज्ड 110 रुपए, तो आपका एनपी हो जाएगा 110। अगर मान लो आपका फेस वैल्यू है 100 और ऐसा लिखा है मार्केट प्राइस 110, तो फिर भी नेट प्रोसीडिंग 100 आएगा। ऐसा लिखा होगा फेस वैल्यू 100, सोल्ड एंड रियलाइज्ड, सोल्ड एंड रियलाइज्ड 90, तो आपका नेट प्रोसीडिंग 90 माना जाएगा। मार्केट, सुनो ध्यान से, एमआरपी बोर्ड लगाया हुआ है बाहर, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया है, यहां पे जो गाड़ी है वो 4 करोड़ में मिलेगी। आपने दुकान में जाके उसका सौदा किया, बार्गेनिंग की, 3 करोड़ में लाई, तो ये मार्केट प्राइस इज लाइक हैविंग बोर्ड, बट एक्चुअली मार्केट प्राइस और सेल दोनों सेम नहीं होते। मार्केट प्राइस इज लाइक एमआरपी कि इतने में है, पर बिकी थोड़ी ना। अगर मार्केट प्राइस 100 में भी लिखा है पर बिकी 110 में, तो 110 एक्चुअल वैल्यू है जो आपका नेट प्रोसीडिंग है। नेट प्रोसीडिंग मतलब क्या, आपके हाथ में कितने हैं। भाव कोई भी कुछ भी बोलता है, उतने में बिका गया। अब जैसे 100 रुपए की चीज है, बिकी कितने में, 90, तो आपके लिए नेट प्रोसीडिंग क्या आएगा। मार्केट प्राइस क्या लिखी वो इंपॉर्टेंट नहीं,
व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कभी कभी ऐसा हो सकता है मार्केट प्राइस भी उतनी है और सेल भी उतनी में हो, तो फिर दोनों का एनपी सेम ही आएगा, नेट प्रोसीडिंग। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, वो थोड़ा वी हैव टू बी वेरी शातिर इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे लैंग्वेज से खेलेंगे, पर एक्चुअल में मतलब क्या है। मतलब अगर आप कोई अगर आपको रियल लाइफ में जब ये एनपी का मतलब जानना है कितने में एक्चुअल में बेचा गया, ये क्या करते हैं ऐसे वाले जानबूझ के लैंग्वेज से खेलते हैं और जो मुझे पसंद नहीं है। नेट प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? कितने में एक्चुअल में बिका, सब कट पिट के ब्रोकरेज जाके डिस्काउंट जाके मेरे हाथ में कितना है, वो होता है नेट प्रोसीडिंग, राइट? लॉजिकली सोचो, राइट? अब वो शब्दों से लेंगे, मार्केट प्राइस 110 है, सेल 98 में हुआ है, तो इंसान कंफ्यूजन में आता है करना क्या है। तो ये क्या है, शब्दों से गेम करते हैं आपका। उसने क्लियरली बोलना चाहिए था भले ही मार्केट प्राइस 100 की थी पर बिका 90 में, तो 90 लेना चाहिए। एक बार चाहे कोई भी शब्दों से अपना बेसिक प्रिंसिपल एकदम दिमाग में होना चाहिए कि नीचे एनपी लेना है, और एनपी का मतलब क्या है? कट पिट के एक्चुअल में हाथ में, वो मार्केट में 500 का है पर आया क्या 500 हाथ में, बिका कितना 100 में ना, तो 100 लिख। मार्केट प्राइस का मतलब नहीं होता, व्हाट इज एक्चुअल मतलब रियलाइज्ड कितना हुआ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? रियलाइज्ड। इसीलिए एनपी में हमेशा रियलाइज्ड वर्ड को ढूंढते हैं, पर कभी कभी क्या करता है ऐसे जानबूझ के ऐसे शब्दों में ट्विक करती है ना, तो इंसान कंफ्यूजन में आता है, अरे यार ये लेके बोले। तो उस समय पे आपको बोलना चाहिए, अगर आपको नहीं समझता एजम्पशन डालना चाहिए कि मुझे लग रहा है इन भाषाओं को देख के ये मार्केट प्राइस इतना है और एक्चुअल में पैसे मिले इतने हैं, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं, ये मेरा अजम्पशन या अंडरस्टैंडिंग है। क्या होता है कभी कभी शब्दों से खेल रहा है, इसे कंसेप्ट से नहीं खेल रहा है। उन्होंने क्या लिखना चाहिए, क्यों तुम बच्चों का दिमाग का दही कर रहे हो, आप लिख दो ना भाई एक्चुअल में हाथ में इतने पैसे आए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लॉजिक क्या है, हाथ में कितने पैसे आए। एनपी का मतलब था नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड, हाथ में कितना पैसा आया। अब तो फिर मार्केट प्राइस कितने का, फिर आप बोलेंगे फिर मार्केट प्राइस क्यों दिया होता है? मार्केट प्राइस इसलिए देते हैं ताकि वो मार्केट प्राइस वाला कॉलम बनाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है मार्केट प्राइस भी 100 रुपए और बिका भी 100 रुपए, तो मार्केट प्राइस का इस्तेमाल क्यों, मार्केट प्राइस क्यों दिया होता है? ताकि अब वो सेकंड कॉलम भरे। और अपना हमेशा जब उसका एक्चुअल में अपन वो केडी केई और केपी निकालते हैं ना, उस समय पे क्या करना चाहिए, केडी के लिए और के पी के लिए जो नेट प्रोसीडिंग यानी कि एक्चुअल पैसा जो रियलाइज हुआ वो देखना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? ओके, आई थिंक गाइस हमने ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए हैं। डन विद दिस चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे बहुत सारे। इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये 5 मार्क के लिए था 2019 में। इतना सॉल्व आप खुद करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। पेज नंबर इज 99। ये सॉल्व कर पाएंगे? देखो डेट 4 लाख रुपए है तो इक्विटी कितना? अरे 10 लाख चाहिए ना, 10 में डेट कितना है तो इक्विटी कितना है? तो सोर्स की कॉलम में क्या आएगा? इक्विटी आएगा 6 लाख, और डेट के भी 2 बच्चे बना दो, बिकॉज डेट 2 लाख के लिए अलग रेट है और डेट 2 लाख के लिए अलग रेट है। तो मुझे लगता है सोर्स में तीन चीजें आएगी, एक इक्विटी और डेट 1 आएगा और डेट 2 आएगा। अमाउंट कैसे आएगी? 6 लाख 2 लाख 2 लाख, 6 लाख 2 लाख 2 लाख। परसेंटेज कैसे आएगी? 60%, 20%, 20%। अब लिखा दो केडी। केडी कैसे आएगा भैया? 10% लिखा है, 10 में से टैक्स जाने दो तो 7 आएगा, और दूसरे कहते 15 में से 30 जाने दो, 10.5%। और के कितना आएगा? डिविडेंड पे आउट कितना है? तो 4 का 25% यानी कि 1 है, 1 है डिविडेंड, और ग्रोथ कितनी है? 10%, यानी 1.1 हो गया। हाँ, डिवाइड बाय कितने से करूं? 50 प्लस कितने से करूं? 12 पॉइंट।
ये आ गए और ये आंसर आएगा 10.82। एक बार देख लो, आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? आई थिंक आपको सारे के सारे कंसेप्ट अभी बहुत अच्छे से क्लियर है। एक क्वेश्चन बच्चा हमेशा पूछते हैं, अगर डीपीएस भी दिया और ईपीएस भी दिया है तो डीपीएस से भी के ही निकाल सकते हो, डीपीएस 1/P0 भी कर सकते हो, या ईपीएस 1/P0, दोनों भी चलता है। आपको जो एजम्पशन लेना ले सकते हो, दोनों के भी आंसर आईसीएस में सजेस्टेड में होते हैं। ओके, जब भी कभी कोई बातों से, कोई शब्दों से कंफ्यूजन लगे तो अजम्पशन लेने में हिचकिचाना नहीं। डायरेक्टली डोंट से कि यही सही है, आप बोलो कि मुझे लगता है कि ये इसका मतलब ये, इसलिए मैं अजम्पशन मान रहा हूं। यू कैन हैव 2 आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चंस। ओके, घबराने का नहीं। कभी कभी लैंग्वेज वो होती है तो अपने को समझता नहीं कि क्या करना चाहिए। ये वाला देखो जो मैं कह रहा हूं, ये देखो यहां पे, ये वो क्वेश्चन में बड़े देर से तलाश थी इसकी कि ये अलग अलग क्यों आया, इक्विटी और रिजर्व का परसेंटेज अलग क्यों है। हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन मार्केट वैल्यू से किया हुआ है। अब सवाल उठ रहा है, जब कोई मार्केट वैल्यू से ही क्वेश्चन किया हुआ है तो उसमें रिजर्व आया क्यों? मार्केट वैल्यू में जनरली रिजर्व आता नहीं, पर कभी कभी उनका जो केई और केआर जब डिफरेंट होता है ना, तो मुझे रिजर्व लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन को मुझे करना ही पड़ेगा। इधर देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो मिनट चीजें, बोलो। दो मिनट कॉल करो, 2 मिनट। मित्रों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिखा है? अरे बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 10 पॉइंट। और रिटर्न अर्निंग कितना दिया हुआ है? यानी कि दोनों के दोनों देर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड रिटर्न अर्निंग कितनी है? 15 लाख है ना? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मार्केट प्राइस दी 50 की, यानी 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बदले अब आपको 50,000 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर कह रहा हूं कि नहीं? तो 50,000 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो कितना? 25 लाख। तो आप 25 लाख ही लिखना चाहिए अपने एक्चुअल में, अगर आप, और रिजर्व को इग्नोर करना चाहिए। और 25 लाख को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये डायरेक्ट 10.41 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? देखो ऐसा होना चाहिए। देखो मैंने जानबूझ के, ये इनकरेक्ट है। 25 लाख और 10.41 ऐसा करना चाहिए आपने। अरे बोलो यार, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों के रेट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये 25 लाख ही रखना है, पर 25 लाख के 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 25 का कुछ आएगा इक्विटी में, कुछ आएगा रिजर्व में। और सर वो कैसे डिसाइड होगा कुछ कितना? बच्चों पहले कैसा था? ये 5 लाख था और ये 15 लाख था। क्या 5 लाख और क्या 15 लाख? अरे रिजर्व 15 लाख था ना, तो ये क्या रेशो में आते हैं दोनों? ये 1:3 में आते हैं। तो आप क्या करो, ये 25 लाख का वैल्यू 25 लाख ही रखो, इसको 1:3 में डिवाइड करो, यानी कि 6.25 लाख और 18,75,000 बराबर है। देखो 6,25,000 और 18,75 बराबर है। मैंने इस अमाउंट को 25 का, देखो इनकरेक्ट में भी 25 ही था है और इधर भी 25। मैंने क्या किया, वो 25 को 25 ही रखा है, सिर्फ उसको ब्रेक डाउन किया है। कई लोगों को लग रहा हो मैंने रिजर्व लिखा, मैंने रिजर्व नहीं लिखा है। मैंने 25 लाख को, मैंने 25 लाख प्लस 15 लाख नहीं लिखे। अरे वो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 का वैल्यूशन 25 लाख ही है ना, तो अभी भी मैंने 25 लाख ही रखा है। मैंने 25 लाख प्लस 15 लाख नहीं लिखे, सिर्फ मैंने 25 लाख को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और वो क्यों किया है? बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो फिगर वाला जो रेट है ना, वो दोनों का अलग है ना। अगर दोनों का रेट सेम होता ना, तो मैं 25 लाख को 25 लाख ही लिख के मल्टीप्लाई बाय 10.41 कर देता। बोलो सही चल रहा है क्या? और अभी सर आपको समझा ना, 10 समझा ना, ये वाला चीज मैं आपको पहले समझा रहा था कि जब भी क्या नहीं, जल्दी से बताओ, केआर और केई अलग होंगे तो आपको लिखना है वही वैल्यू जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, पर उसको ब्रेक। सर अगर मान ले तो, अरे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसका आंसर 10.41 आ रहा था, इसका पॉइंट 10 पॉइंट कितना आ रहा है? 10.10। ये जो 30 का फर्क पड़ा है ना,
वो इसलिए बिकॉज यहां पे हमने इसको 10% से मल्टीप्लाई किया और इसको 10.41 से किया, वो इसलिए वो 30 पैसे का फर्क आया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज सर्चिंग फॉर. तो दिस चैप्टर इज ओवर गाइस. आई होप आप बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे रफ्तार की बुक से, अच्छे से करें, सभी क्वेश्चन सॉल्व करें. एवरीबॉडी, कोई शक सवाल, कोई भी डाउट है तो मुझे आप पूछ लेना. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. मंडे को मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में. ओके, मंडे ठीक हम लोग शाम में मिलेंगे 5:15 बजे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, टेक केयर, बाय बाय. चालू हो गई यार. ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू. मंडे मिलेंगे दोस्तों, 5 बजे कर देते, बस 5 बजे शार्प. बाय बाय. मंडे के दिन हम लोग शायद से करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्टली, लेट्स सी. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. सर ये क्वेश्चन 5 बताना एकदम